हेलो दोस्तों, शंकराय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संदीप लांबा। बलवान जी ने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड की हैं जो फिजिकल को रिलेटेड टारगेट करके डाली गई हैं। अब फिजिकल तो हो चुका है, अब बिना टाइम गवाए मैराथन क्लास आपके लिए लेके आया हूं शंकराय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र तीनों एक ही क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सबसे पहले भूगोल के साथ। और ये वो 14 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। सौरमंडल, अक्षांश रेखाएं, ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, भूकंप, वायुमंडल, भारत, भूगोल, भारत की नदियां, बांध, क्योंकि बच्चों जहां नदियां होंगी वहां बांध बनेंगे, बांध होंगे वहां पे राष्ट्रीय पार्क होंगे, जहां पे राष्ट्रीय पार्क होंगे वहीं पर जंगली जीव जंतु आपको मिलेंगे। मिट्टियां, मिट्टियों के साथ खेती, और सबसे आखिरी टॉपिक है आपका विविध, जिसमें हम थोड़ा मोटा भारत के साथ साथ में विश्व भूगोल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इंडियन आर्मी का पेपर है 16 तारीख का, हिसार का, उसके लिए ये मैराथन क्लास है। हालांकि उसको ध्यान में रख के डाल रहा हूं, लेकिन आप किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए इस क्लास का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सौर मंडल के साथ। बच्चों, सौर मंडल किसे कहते हैं? पहली बात तो ये, सूर्य और उसके 8 ग्रहों के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब सौर मंडल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो सूर्य से ही आ जाता है जुड़ा हुआ। सूर्य सबसे पहले क्या है? एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक तारा है, पेपर में आता है। और इसकी ऊर्जा का सिद्धांत क्या है? इसकी ऊर्जा का सिद्धांत आपसे पेपर में पूछ देंगे। इसकी ऊर्जा का सिद्धांत, दूसरा वाला मार्कर कहां गया? इसकी ऊर्जा का सिद्धांत है नाभिकीय संलयन। इंडियन आर्मी के पेपर में यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तारों की ऊर्जा का सिद्धांत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का सिद्धांत क्या है? नाभिकीय संलयन है। और इसके साथ साथ में एक बात और याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत भी यही है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। ठीक है, यहां से क्वेश्चन और आता है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? बच्चों, सूर्य में सर्वाधिक गैस पाई जाती है हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्का तत्व। क्या हो गया है? बिना इसके सही दिख रहा है? अपने आप कैसे बंद हो गई? तो अब सब सही दिख रहा है? ब्राइटनेस बढ़ा रखी होगी तूने। हाँ जी, तो नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम का भी सिद्धांत है। और सर्वाधिक गैस सूर्य में कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व भी है। ठीक है, सबसे। लेकिन अगर आपसे पूछें कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपके दिमाग में हाइड्रोजन नहीं आनी चाहिए, हीलियम आएगी। क्योंकि हाइड्रोजन जब जलती है तो धमाके के साथ जलती है, आपको ब्लास्ट कर सकती है, उड़ा सकती है। तो इसीलिए गुब्बारे में कौन सी गैस भरते हैं? हीलियम भरते हैं, जो हाइड्रोजन के जस्ट बाद होती है। ठीक है, तो ये है आपका सूर्य के बारे में मोटी मोटी जानकारी। आगे बढ़ते हैं भाई अब। और जैसे मैंने बताया, सूर्य एक तारा है, और तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? देख लेते हैं जल्दी से। तारों का बड़ा समूह, तारों का बड़ा समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तो इसका मतलब हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला आकाशगंगा। दुग्ध मेखला आकाशगंगा, ये हमारी आकाशगंगा का नाम है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, सूर्य से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सूर्य से निकलने से सबसे पहला नजदीक वाला जो ग्रह है वो बुध है। तो क्वेश्चन में आएगा
कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट है बुध। फिर पूछेंगे सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, राइट आंसर है भैया शुक्र, बुध नहीं है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना यहाँ, कभी सोचो कि भैया बुध सबसे नजदीक है तो सबसे गर्म वही होगा। बेटा बुध का तो अपना एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो गर्म कहां से होगा, बैंगन। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। ठीक है। और यहां से क्वेश्चन और आता है बेटा, बृहस्पति का एक उपग्रह है जिनीमेड। जिनीमेड क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। जिनीमेड। ठीक है। अगर ग्रह पूछते तो बृहस्पति है, लेकिन उपग्रह पूछे तो सबसे बड़ा कौन सा है? आपका जिनीमेड है। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है यहां से शनि ग्रह से। शनि ग्रह सबसे हल्का है, शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है। और शनि को विचित्र ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। और शनि का ही एक उपग्रह है टिटॉन। ये पेपर में पूछ देते हैं, टिटॉन किसका उपग्रह है? टिटॉन भाई शनि का उपग्रह है। ठीक है। बृहस्पति शनि के बाद दो ग्रह और हैं, यूरेनस है और नेपच्यून है। इसको कहते हैं अरुण और इसको कहते हैं वरुण। ठीक। तो सबसे निकट बुध, सबसे गर्म शुक्र, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा शनि और लास्ट में दो अरुण और वरुण। तो इस तरीके से ये सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। हम मैराथन क्लास ले रहे हैं शंकराय डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाइए और संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पे भी मिलती रहेंगी और संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल पे भी मिलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के बाद आगे चलते हैं भाई। यूं तो बहुत सारी जानकारियां हैं बच्चे, लेकिन आर्मी के पेपर में 15 नंबर की जीके आती है, 15 नंबर का आपका मैथ आता है और 15 नंबर की आपकी साइंस आती है और 5 नंबर का आपका रीजनिंग आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है। पहली बात तो बच्चों ये काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। मतलब क्या हुआ, सही मायने में भगवान ने पेंसिल और स्केल लेके धरती के ऊपर नहीं बनाई है, हमने अपने फायदे के लिए ये लाइंस बनाई है। ठीक है। और अक्षांश और देशांतर रेखा जो होती है, जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं आपने ऐसे ग्राफ पेपर बनाया होगा एक्स अक्ष पे, ठीक है, और वाई अक्ष पे कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। वही ग्राफ की बात कर रहा हूं जो छठी सातवीं में आपके पास होने का साधन था, 5 नंबर का क्वेश्चन आता था। तो एक्स अक्ष पर जो रेखाएं लगी होती हैं ऐसे, वो कौन सी हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो ऐसे लगी होती हैं वो कौन सी हैं? देशांतर रेखाएं। बात समझ में आई? अब यहां से क्वेश्चन आता है, जैसे आपने एक पढ़ा होगा भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है,
भूमध्य रेखा, ये धरती को दो बराबर भागों में बांटती, इसीलिए इसका नाम है भूमध्य, धरती के बीच में। ठीक है, ऊपर है यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, अब भारत के बीच से होकर कौन सी रेखा जाती है भाई? कर्क रेखा। यहां पे लिख सकते हैं भारत के मध्य से होकर जाती है। ठीक है, यह भारत को दो बराबर भागों में बांटती, याद रखिएगा, कर्क रेखा, अक्षांश रेखा और मकर रेखा। आर्मी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों एक साथ होकर गुजरती हैं? तो ब्राजील एक ऐसा देश है, ब्राजील एक ऐसा देश है जिसमें से कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी और भूमध्य रेखा भी दोनों गुजरती हैं, ब्राजील, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा और चलते हैं आगे। यहां से कुछ बातें और हैं जो आपको समझनी है। पहली चीज, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और भारत का स्थानीय मानक समय क्या है? भारत का स्थानीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक क्वेश्चन और आ सकता है यहां से, भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है? तो कितना आगे है? राइट आंसर क्या आएगा? 5.5 घंटे। ठीक है, यानी कि लंदन जो है वो 0 डिग्री पर है और वहां से हमारा टाइम कितना है? 5.5 घंटे GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है? के बीच 2 घंटे का समय अंतराल है। ठीक है, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भारत का मैप है, ऐसे आपने देखा होगा कई बार, इस तरीके से मैप है हमारे भारत का। तो यहां ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इन दोनों पॉइंट्स में कितना टाइम गैप है? तो इन दोनों पॉइंट्स में 2 घंटे का टाइम गैप है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इनके बीच में 2 घंटे का गैप है। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर। भारत का स्थानीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे? 5.5 घंटे। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में कितने घंटे का गैप है? 2 घंटे का। ठीक है, तो ये हो गया आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं। दोस्तों थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूं क्योंकि मैराथन एक ऐसी रेस है जिसमें 42 किलोमीटर लगातार दौड़ना होता है। तो हमें तो भाई लंबा दौड़ना है और तीनों सब्जेक्ट अपने पूरे करने हैं। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। वीडियो शंकराय डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर रहेगी और आप इसको बार बार देखते रहिए। और एक बात और बता दूं आपको, जितने भी साथी इस यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, शंकराय डिफेंस अकेडमी दोस्तों हिसार में है, हरियाणा में,
और 11-12 के साथ साथ में हम डिफेंस के लिए बच्चे को तैयार करते हैं। अगले साल 2023 से हम 9वीं 10वीं की भी क्लासेस साथ में जोड़ रहे हैं और साथ में हम जोड़ रहे हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग भी। तो देर मत करिएगा, अगर आपके बच्चे को आप चाहते हैं सेना का रोल बनाना तो आप शंकराय डिफेंस अकेडमी में आइए, जहां पर आपको पूरा का पूरा स्टाफ एक्स पैरामिलिट्री और मिलिट्री मिलेगा। ठीक है, तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा ऋतु परिवर्तन। ठीक है, थर्ड टॉपिक इज ऋतु परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन। दोस्तों, इस टॉपिक का पहला पॉइंट, आप अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी दो गतियां करती है। दो गतियां मतलब पृथ्वी दो तरीके से घूमती है। पहली गति है पृथ्वी की परिक्रमण गति और दूसरी है परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति धरती अपने अक्ष पर करती है। अपने अक्ष पर, अक्ष का मतलब जैसे अभी मैं यहां खड़ा हूं, ऐसे मैं घूम रहा हूं, तो ये मेरा अक्ष हो गया। और परिभ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना, कहां? बाहर घूमना। किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ। बात समझ में आई? तो ये गति कहां करती है? अपनी कक्षा पर। ठीक है, तो अब सवाल नंबर पहला, दिन रात परिक्रमण गति के कारण बनते हैं। गति के कारण बनते हैं। दूसरा सवाल, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिभ्रमण गति के कारण होता है। परिभ्रमण गति के कारण होता है। यहां से एक क्वेश्चन और है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नोट कर लीजिए जल्दी से। और जो साथी अभी अभी जुड़े हैं, मेरा नाम संदीप लांबा है और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। पैरामाउंट, करियर पावर जैसे इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये क्लास आप देख रहे हैं शंकराय डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आर्मी का 16 तारीख का पेपर है, तो आप ये पूरी क्लास देख लीजिए और अपना सारा का सारा जीके रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, साथ में आप मेरे यूट्यूब चैनल संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। संदीप लांबा, LAMBA लिख भी देता हूं मैं, संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल, ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए माय डियर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, साल में 2 दिन ऐसे हैं जो बिल्कुल बराबर होते हैं। या पहले सबसे छोटे दिन की बात कर लेते हैं। सबसे छोटा दिन, वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। लेकिन ये सबसे छोटा दिन कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। और भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो बच्चों अगर पूछ दे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन 21 जून, 21 जून। ठीक है, और ये भी कहां? भारत में। तो एक बात रुकिए जरा, एक दिन जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा। समझ रहे हो? और अब एक दिन जो आपका उत्तरी गोलार्ध यानी कि भारत में सबसे बड़ा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन हमें भारत वाले याद रखने हैं। तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन 21 जून। और 2 दिन ऐसे हैं
दो दिन रात बराबर होते हैं, 2 तारीखों को दिन और रात बराबर होते हैं। ये हैं आपके 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन दिन रात आपके बराबर होते हैं। तो हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए, सौरमंडल पढ़ लिया, दूसरा हमने अक्षांश देशांतर रेखा पढ़ लिया, तीसरा हमने ऋतु परिवर्तन पढ़ लिया। जो बच्चे अभी आए हैं, आप लेट नहीं हैं, वीडियो यहीं से देखना कंटिन्यू चालू करो। बाद वाली वीडियो जो आपके निकल गई आधे घंटे की, वो बाद में देख लेना। और शंकरा डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कर लो, इसको शेयर भी कर दो यार। और साथ में संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टडी की ज़्यादातर वीडियो हम इस पर भी डालेंगे, उस पर भी डालेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, उससे शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। पृथ्वी का आकार है नारंगी की भांति गोल। नारंगी की भांति गोल, क्योंकि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। अगर ध्रुवों से देखें तो पिचकी हुई है, फ्लैट है, और साइडों से देखें तो फैली हुई है। ओके, इसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार है, ठीक है। और यह परतदार किसके कारण है? परतदार संरचना, परतदार संरचना विभेदन प्रक्रिया के कारण है। विभेदन प्रक्रिया के कारण। विभेदन प्रक्रिया को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। और नारंगी की भांति गोल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जियोइड शेप। जियोइड शेप, ठीक है बच्चों। तो 3 परतें हैं पृथ्वी की, 3 परतें हैं। सबसे पहली है भूपर पट्टी, जिसको अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। दूसरी है मेंटल, और तीसरी है कोर। पेपर में सीधा भी पूछ देते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल या सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? भारी ग्रह पृथ्वी है। और ऐसा क्यों है कि ये सबसे भारी है? उसका कारण है, उसका कारण है इसका घनत्व। जो पृथ्वी का घनत्व है वो 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। समझ गए आप? इसी वजह से धरती सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। भारी मतलब हैवी। लेकिन आप कहोगे सर सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, फिर ये कैसे भारी हो गया? बृहस्पति गैसीय ग्रह माय डियर, ये पूरा मिट्टी, चट्टाने, पत्थर, ये सब पाया जाता है। ठीक है, नामों की ओर। इसको बोलते हैं माय डियर सियाल, SI फॉर सिलिकॉन, एयर, AL फॉर एल्यूमिनियम। मेंटल को बोलते हैं सीमा, फिर से वही सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है। कोर, कोर के दो भाग होते हैं, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। बाहरी कोर और आंतरिक कोर। धरती का जो आंतरिक कोर है वो ठोस है और बाहरी कोर है वो द्रव है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्थल मंडल। स्थल मंडल बनता है भूपर्पट्टी और बाहरी मंडल को मिलाकर। इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है स्थल मंडल। एक पॉइंट और है, आपसे पूछ सकते हैं मैग्मा चैम्बर कहाँ होता है। मैग्मा चैम्बर ये वो जगह है जहाँ से लावा ज्वालामुखी के समय बाहर निकलता है। तो मैग्मा चैम्बर लावा का सोर्स है और मैग्मा चैम्बर कहाँ पाया जाता है, बाहरी मेंटल में पाया जाता है। बाहरी मेंटल में होता है। ठीक है, तो ये है पृथ्वी के बारे में, इसकी परतों के बारे में कुछ जानकारी। कोर से जुड़ा हुआ एक सवाल और आ जाता है। कोर का एक नाम निफे भी है। ठीक है, Ni फॉर निकिल, और Fe आयरन यानी कि लोहा। तो क्रस्ट को सियाल कहते हैं, मेंटल को सीमा कहते हैं और कोर को निफे कहते हैं, जिसका मतलब होता है निकिल और आयरन। तो ये है पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में। अब चलते हैं आगे। पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा ज्वालामुखियों के बारे में। ज्वालामुखी से सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक निकलने वाली गैस। सर्वाधिक गैस जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलती है। वो है जलवाष्प कण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर वेपर्स। ठीक है, ये गैस है जो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलती है। एक क्वेश्चन और आ सकता है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। भारत में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एक ही है, बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप कहाँ है, अंडमान और निकोबार में। ठीक है, उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, भूकंप। भूकंप मापी को क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल। ठीक है, एक और आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पृथ्वी की हलचल को रिकॉर्ड करता है। पृथ्वी की हलचल को रिकॉर्ड करता है, यानी कि सिस्मोग्राफ आपको क्या बताता है कि भूकंप आया है, और रिएक्टर्स के लिए बताएगा कि कितना आया है। समझ गए, दोनों अलग अलग चीज है। तो ये जो क्लास है आपकी, 4 टॉपिक हमारे पूरे हो गए शंकराय डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। बारिश हो रही है बाहर, बहुत बढ़िया मौसम है। और मौसम से मुझे याद आया, चलिए वायुमंडल के बारे में जान लेते हैं जल्दी से, है ना। वायुमंडल की कितनी परतें हैं, कौन कौन सी होती हैं, इम्पोर्टेंट है ये। तो अगला टॉपिक है वायुमंडल।
एटमॉस्फेयर। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं भाई? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 20.98%, ठीक है। इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, कुछ एक अमाउंट में आर्गन है 0.98%, ठीक है। इसके साथ में थोड़ी सी हीलियम, हाइड्रोजन, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, सारी चीज़ें आती हैं। तो वायुमंडल की जो परतें हैं उनमें से क्वेश्चन आता है, वायुमंडल की कौन कौन सी परत हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, ये धरती है हमारी, अगर ये धरती है और इस पे घर बनाया हुआ है हमने, ठीक है, तो वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, ऐसे। यानी कि ये धरती है, यहाँ पे घर है, तो जैसे जैसे अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे तो सबसे पहली परत कौन सी आएगी? सबसे पहली परत हमारी कौन सी होगी? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, अगर इसकी एवरेज, अगर हाइट की अगर हम बात करें तो 13 किलोमीटर की इसकी एवरेज हाइट है, 13 किलोमीटर। यानी कि जहां आप खड़े हैं वहां से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है। इसके बाद आता है समताप मंडल, पचास किलोमीटर तक। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक। और लास्ट में है ताप मंडल 640 किलोमीटर तक। तो इस तरीके से धरती की अलग अलग लेयर हैं। सबसे पहले है क्षोभ मंडल। जैसे कि इसका नाम है क्षोभ, क्षोभ माने छो, छो माने गुस्सा, है ना। हरियाणवी में हम कहते हैं छो में क्यों आ रहा भाई, तो क्षोभ का मतलब क्या होता है? गुस्सा। तो ये जो परत है क्षोभ मंडल, ये हमेशा गुस्से में रहती है। और गुस्से में रहती है इसका मतलब क्या है कि मौसम की जितनी घटनाएं हैं, बारिश आना, बादल गरजना, बिजली कड़कना, गिरना, ओले आना, आंधी चलना, तूफान आना, सब आपका इसी लेयर में होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सबसे पहला पॉइंट, वायुमंडल की सबसे पहली परत है, वायुमंडल की सबसे पहली परत है, ठीक है। दूसरी चीज, मौसम की सारी घटनाएं इसी में ही होती हैं। मौसम की सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। अब मौसम की घटनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे बादल बनना, बिजली गिरना, ठीक है, बिजली कड़कना, बिजली कड़कना, ठीक है, और चक्रवात, तूफान, ओले। अब एक जगह पर जहां इतनी सारी मौसम की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या वहां आप अपना एरोप्लेन उड़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इस भाग में वायुयान नहीं उड़ाए जाते, इस भाग में सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं। में दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि ओजोन परत इसी भाग में है, ओजोन परत, ओजोन का सूत्र है O3। दूसरी बात, वायुयान इसी भाग में उड़ते हैं, वायुयान इसी भाग में उड़ते हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी है। तीसरा जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसे कहते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल
ठीक है, या आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के मध्य भाग को क्या कहते हैं, वायुमंडल के मध्य भाग को मध्यमंडल कहते हैं। दूसरा लास्ट इसमें क्वेश्चन है तापमंडल। तापमंडल को दो हिस्सों में आप पढ़ सकते हैं, एक तो है आयन मंडल, तापमंडल का एक हिस्सा उसका नाम है आयन मंडल, और दूसरा हिस्सा इसका नाम है बहिर्मंडल। ठीक है, आयन मंडल ये दूरसंचार व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी है। दूरसंचार व्यवस्था यानी कि जो सैटेलाइट है, मोबाइल फोन है, जो कृत्रिम उपग्रह वगैरह काम करते हैं, वो सारे के सारे आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। तो पेपर में आप सीधा अगर आपसे पूछा जाए कि दूरसंचार प्रणाली के लिए कौन सा वायुमंडल की परत है वो जिम्मेदार है, राइट आंसर होगा आयन मंडल। तो ये था आपका वायुमंडल के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद जानते हैं विश्व के महाद्वीपों के बारे में। विश्व के महाद्वीप, देखो बेटा टोटल जो महाद्वीप हैं वो 7 हैं, जिसमें से सबसे पहला है एशिया नंबर 1 पे, दूसरे पे आता है अफ्रीका, ये सीक्वेंस वाइज है, तीसरे पे आता है उत्तर अमेरिका, और चौथे पे आता है दक्षिण अमेरिका। पांचवें पे आता है अंटार्कटिका। छठे पे आता है यूरोप, और सातवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। महासागरों की बात करें तो महासागर हैं संख्या में 5। सबसे पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अंध महासागर, और तीसरा है आपका हिंद महासागर, चौथा है आपका आर्कटिक महासागर, और पांचवा है दक्षिणी महासागर। तो इस तरीके से सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आपका आर्कटिक महासागर, ये पांचवा है दक्षिणी महासागर। कई बुक्स में आपको 4 मिलेंगे, लेकिन 4 नहीं है, 5 है। चलिए इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भारत के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। भारत, सबसे पहली बात तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, जैसे धरती ऐसे ही है, धरती का ये गोलार्ध है और यहाँ कहीं भारत है। तो पूछे कि पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध है। लेकिन अगर ये पूछे कि पृथ्वी की किस दिशा में है, पृथ्वी की किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, या इसको कह लीजिए ये है पूर्व और ये है उत्तर। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नंबर 7 पे आता है भारत पूरी दुनिया में। ओके, अच्छा चलिए और इसके बारे में बात करते हैं, भारत के बारे में थोड़ी सी फटाफट करना है, क्विक रिवीजन करना है, ताकि आपका जो 16 तारीख का पेपर उससे पहले एक बार रिकैप कर लें आप सारा। तो भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। भारत के भूगोल में 5 हिस्से आते हैं। पहला है हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत विश्व का सबसे नया पर्वत है, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे नया पर्वत, युवा पर्वत कह लीजिए, सबसे नौजवान पर्वत है। और
नववलित पर्वत है ये, नववलित पर्वत। नववलित पर्वत का मतलब क्या है? पहली बात तो ये नया है, सबसे यंग है, और इस तरीके से ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं वलित। जैसे चद्दर बिछाते हैं बेड पे, बच्चे जब उस पे खेलते हैं तो उनकी सिलवटें आ जाती हैं, तो उसको कहते हैं वलित। दोस्तों ये क्लास जो है आप संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, और शंकराय डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हिमालय के बारे में कुछ बातें और जानते हैं। हिमालय के बच्चों 4 हिस्से हैं, या हिमालय में कुछ पर्वत चोटियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहली है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची है। कहाँ है ये? नेपाल में है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसका एक और नाम है सागरमाथा, इसका ध्यान रखेंगे, सागरमाथा। दूसरा है केटू पर्वत, केटू पर्वत का एक और नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। लेकिन इसके साथ में एक और है, नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है। आपको याद रखनी है, पूर्ण रूप से भारत में स्थित पर्वत चोटी है ये। ठीक है, तो पर्वत चोटियों के बारे में याद रखिएगा, पेपर में आ जाता है कई बार। वीडियो आपके पास रहेगी, जब तक आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। ये स्पेशली आर्मी के बच्चों के लिए, जिनका 16 तारीख को पेपर है। वैसे तो बेस क्लियर करने के लिए कोई भी बच्चा इसको देख सकता है, लेकिन आर्मी के बच्चों के लिए ये सबसे जरूरी है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में थार मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल, ये भी अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया में है। एटाकामा मरुस्थल, और भी है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये कुछ मरुस्थल हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन और आ जाता है, कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो चीन और रूस के बीच में है? मंगोलिया। मंगोलिया वो देश है जहाँ से मुगल आए थे भारत में, बाबर वगैरह आए थे। आगे बढ़ते हैं भाई। दक्षिण भारत के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? एक ऐसा भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में कुछ पर्वत चोटियां हैं। जैसे सबसे पहली पर्वत चोटी है अन्नामुडी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी दक्षिण भारत की, 2695 मीटर, सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। एक और है अन्नामुडी हो गई, एक ऊटी में भी है एक आपकी चोटी, डोडा बेटा।
डोडा बेटा ये ऊटी में है। तो दो चोटियां हैं जो दक्षिण भारत की सबसे फेमस है, याद रखिएगा, अन्नामुडी और डोडा बेटा। चलिए अब चलते हैं फटाफट से रिवर्स पे। नदियों पे देखो, भारत में बेटा आपसे पूछा जाएगा सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो बिना सोचे समझे आंसर लगाइए गंगा। लेकिन सबसे पूछ दे सबसे गहरी सबसे चौड़ी नदी, सबसे गहरी सबसे चौड़ी नदी, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या दक्षिण भारत की गंगा, तो राइट आंसर आएगा गोदावरी। और अगर पूछे दक्षिणतम गंगा, तो राइट आंसर आएगा कावेरी। यहां से क्वेश्चन आता है कि कावेरी जल विवाद किस किस देश के बीच, किस किस राज्य के बीच में है। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चन और आपके पूछे जाएंगे आपको। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, इन दोनों की जो संयुक्त जलधारा है उसे क्या कहते हैं। बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। ठीक है, और गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मेघना के नाम से। मेघना एक नदी है जो, जिस नदी का नाम है बराक नदी, ये मणिपुर से निकलकर अंदर घुस जाती है। ओके, तो दोस्तों मैराथन क्लास में फटाफट से आपके जितने फैक्ट है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे के सारे रिवाइज हो जाएं। आपका पेपर है अभी आर्मी का। ठीक है, ये ज्योग्राफी की मैराथन क्लास आप देख रहे हैं शंकराय डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और ये एकेडमी दोस्तों हिसार में है। 3 साल में करीब 150 प्लस बच्चों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस में भर्ती करवा चुकी है। और हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी बच्चों को एडमिशन देते हैं, साथ साथ में उन्हें स्कूलिंग भी करवाते हैं और साथ में डिफेंस की प्रिपरेशन भी कराते हैं। एनडीए, एयरफोर्स XY सब कुछ साथ में। फेज़ 2 की क्लासेस भी हैं। हॉस्टल, ग्राउंड, मेस, लाइब्रेरी, सारी चीज़ आपको यहीं एक ही छत के नीचे मिलेगी। 13 एकड़ में हमारा कैंपस फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछ देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्या कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, दूसरा है भारत और चीन के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बारे में भी पूछ देते हैं। भारत और अफगानिस्तान, इसको बोलेंगे डूरंड रेखा। ठीक है, तो ये कुछ हैं बॉर्डर्स के नाम, आपसे पूछ ले जाते हैं। चलिए भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं कुछ बंदरगाहों के बारे में। बंदरगाह, ये मैप के सहारे समझते चले जाइएगा कौन सा कहाँ है, आपको आसानी रहेगी समझने में। सबसे पहला बेटा कांडला, कांडला है गुजरात में। उसके बाद है मुंबई बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में। MH स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र। और मुंबई जो है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, 1 2
इसके बाद है आपका इस तरफ तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर, ये तीनों के तीनों हैं तमिलनाडु में। और इनमें से जो ये 2 बंदरगाह हैं ये कृत्रिम हैं। दोस्तों भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 में से 3 कृत्रिम हैं और 10 प्राकृतिक हैं। तो कृत्रिम में एक तो चेन्नई है, एक एन्नोर है और छठा एक और है नहावा शेवा, नहावा शेवा, नहावा शेवा बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में। तो ये भी आपका कैसा है, ये भी कृत्रिम है। इसके बाद है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये आंध्रा में है, आयरन के लिए जाना जाता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोहा, कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है। इसके बाद है पारादीप, पारादीप उड़ीसा में है। लोकेशन वाइज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 9 कोलकाता और हल्दिया, ये दोनों के दोनों वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो बंदरगाहों का नाम, इनकी लोकेशन पेपर में आ जाती है, याद रखिएगा। चलिए बंदरगाहों के बाद अब चलते हैं राष्ट्रीय पार्कों की तरफ, नेशनल पार्क्स की तरफ। राष्ट्रीय पार्क आजकल बहुत चर्चाओं में है भाई, जब से ये 4 चीते, 8-9 जितने भी हैं, जितने भी चीते छोड़े गए हैं उनकी से काफ़ी न्यूज़ में है ये। जैसे सबसे पहला है इसमें कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क आपको एमपी में मिलेंगे देखने को। कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क, एमपी। बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क एमपी। और यहाँ पे कौन सा है, कूनो नेशनल पार्क एमपी, जहाँ पे अभी चीते छोड़े गए थे। इसके बाद सिंपलीपाल, सिंपलीपाल उड़ीसा। भीतरकनिका उड़ीसा। बनेरघट्टा कर्नाटक, बेंगलोर के पास है ये, ठीक है। आगे चलते हैं कुछ और नेशनल पार्क्स की तरफ। जल्दी जल्दी रिवीजन करते रहो भाई, टाइम नहीं है अपने पास। 16 तारीख का पेपर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु, और केबुल लामजो मणिपुर। और आपका है कलेसर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क यूपी, इटावा में है ये। और है भाई काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क असम। तो दोस्तों इस तरीके से जो इंडियन ज्योग्राफी है ये आपकी समाप्त हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट भारत की राजनीति, भारत की राज्य व्यवस्था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान, ये सब उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का, फिर दोबारा मिलते हैं। राज्य व्यवस्था के बारे में, इसमें हमें पढ़ना है भारत की राजनीति के बारे में, जिसमें सबसे पहली चीज आती है संविधान।
तो संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी और संविधान सभा के अंदर एक कमेटी आती थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। या संविधान सभा के बारे में पहले जान लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद फिर इनके स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। और किस दिन ये अपनाया गया? अपनाया भी इसी दिन गया, 26 नवंबर 1950। लागू किस दिन किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अपनाया गया था 1949 26 नवंबर और लागू किया गया 26 जनवरी 1950। अब जानते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति, इसका एक और नाम है मसौदा समिति। ये वही समिति है जिसने संविधान का एक कच्चा रूप तैयार किया था, ठीक है। और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर स्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये याद रखिएगा, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं ये भी जान लेते हैं। भारत में राज्य 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। ये पेपर में आएगा, पहले बता रहा हूं, कभी कहो सर बताया नहीं था। चलिए अब संसद से आपको मिलवा देता हूं। भारत की संसद। भारत की संसद में एक तो है राष्ट्रपति, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ठीक है, तीनों को मिलाकर भारत की संसद बनती है। यानी कि संसद के कितने अंग हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसके बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। सीधी सी बात है। चलिए अब जानते हैं लोकसभा में कितने मेंबर हैं और क्या क्या अभी है। फिलहाल जो लोकसभा है उसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। वर्तमान कितने हैं? 543। ठीक है, 543। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। वर्तमान कितने हैं? वर्तमान में हैं आपके 245। इन 245 में से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य। और ये 12 सदस्य 4 अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। चार अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं। लोकसभा के अंदर पहले 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन अब वो नहीं करता। संविधान में संशोधन करके उस प्रक्रिया को हटा दिया गया है। तो वर्तमान में संविधान के अंदर सिर्फ 12 सदस्यों को ही राष्ट्रपति द्वारा, या यूं कह लीजिए राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहते हैं।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राज्यसभा में हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य 1/3 मेंबर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का जो मेंबर होता है, जो राज्यसभा का एमपी होता है, राज्यसभा के एमपी में कौन वोट डालता है? एमएलए वोट डालता है। ठीक है, और एमएलए के लिए वोट कौन डालती है? जनता। ठीक है, अरे कौन सा खड़ा बाड़ है, कौन सा को का होता है वो? तो बच्चों, राज्यसभा का एक चेयरमैन होता है, राज्यसभा का एक अध्यक्ष होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के ही सदस्य वोटिंग करके चुनते हैं। फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, और पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे GV मावलंकर। ये पेपर में आता है, GV मावलंकर। ठीक है, GV मावलंकर ये आता है कि प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर थे। अभी कौन है? ओम बिरला हैं। समझ में आ गई? अब चलते हैं राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। समझ गए? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये फटाफट से अपने फैक्ट रिवाइज कर लो, क्योंकि इस मैराथन क्लास में बच्चों बहुत थोड़ा टाइम होता है और हमें सारा का सारा सिलेबस फटाफट कवर अप करना होता है। ठीक है, भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहली अनुसूचित जाति से संबंधित महिला जो भारत की राष्ट्रपति बनी, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और इस तरीके से भारत का जितना भी कैबिनेट है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री आपको पता है सबको, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बारे में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जनरल मनोज पांडे आर्मी चीफ हैं। ठीक है, जो चौधरी साहब हैं वो एयर चीफ मार्शल चौधरी हैं, एयरफोर्स रखने हैं। जैसे आर्मी का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। नेवी का आदर्श वाक्य है कि समुद्र का देवता हमारे ऊपर मेहरबान हो, और एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है टच द स्काई विद ग्लोरी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, और आपके पेपर के लिए शंकराय डिफेंस एकेडमी और शंकराय डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और हम ऐसी कामना करते हैं कि आप अपना पेपर फटाफट से क्लियर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, और यही वीडियो आपको संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।